नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। जी कचहरी में आज एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की बात होगी जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर हिंदुस्तानी की जुबान पर रहते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम सुनकर अपराधी थर्राते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनके राज में बेटियां खुद को महफूज समझती हैं। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपने राज में विकास की नई इबारत लिखी है। वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उन पर आ रही एक फिल्म रिलीज से पहले काफी चर्चा में है, सुर्खियों में है। आज इसी फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हमारे साथ है, जो करेंगे हमारे मुकदमे का सामना। इस मुकदमे में जी कचहरी के कुछ अहम सवाल हैं। सवाल नंबर 1, फिल्म में 21 कट लगाए गए, आखिर ऐसा क्या था इसमें? आपकी सरकार, आपकी फिल्म इतनी देरी क्यों हुई? और फिल्म में सॉरी वाला विवाद क्या है? अखिलेश यादव तो यह कह रहे हैं कि कोई नहीं देखेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्या फिल्म इमेज बिल्डिंग की कोशिश है? विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं। तो आज जी कचहरी में ऐसे ही सवालों की बौछार होगी। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का। स्वागत है निरहुआ। प्लीज कटघरे में आए। तो आज की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं जज साहब आपसे अनुमति चाहूंगा कि क्या हम इस सुनवाई को शुरू कर सकते हैं? इजाजत। तो सुनवाई शुरू करें उससे पहले हम दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, अगर सर आपकी अनुमति हो तो। प्लीज प्ले करें। मुझे नेताओं की तरह बात करना नहीं आता। ये कहते हैं तो योगी है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अगर ये लोग भूल रहे हैं, चाणक्य भी एक योगी थे, भगवान परशुराम भी योगी थे। आज ये योगी एक प्रण लेता है। आप सबको एक भय मुक्त प्रदेश देने के लिए माफियाओं को उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन समझूंगा। योगी नाम ही काफी है। योगी का हंटर, अपराधियों में डर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। योगी का वचन, बेटियों की सुरक्षा। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी का धर्म, सनातन ही सत्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यही स्टाइल उन्हें औरों से अलग बनाता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सरहद पार भी उनका सिक्का चलता है। सिर्फ 22 साल की उम्र में संन्यास की राह चुनकर गोरखनाथ परंपरा के एक सच्चे उत्तराधिकारी बने और इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। संसद में सबसे कम उम्र के सांसद बने और लगातार 5 बार जनता का भरोसा जीता। यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, सड़क पर टहलने वाले अपराधी या तो सलाखों के पीछे पहुंचे या परलोक पहुंच गए। बेटियों को छेड़ने वालों को योगी फोर्स ने ऐसा सबक सिखाया कि वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं हर लड़की को अपनी माँ बहन। धर्म से लेकर कानून के राज तक योगी ने यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों को घुटनों पर पहुंचा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में गुंडा राज खत्म कर कानून का राज स्थापित किया। सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी से लेकर अयोध्या तक सनातन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विकास की रफ्तार भरी तो यूपी को देश से जोड़ने वाले शानदार एक्सप्रेसवे भी दिए। योगी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि यूपी की धरती से पैदा हुआ एक ऐसा सन्यासी है जिसने साधना को सेवा की शक्ति में बदल दिया। तो कचहरी में सुनवाई शुरू करें उससे पहले मैं कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहता हूं जो कि इस फिल्म से जुड़े हैं। हमारे साथ अजय नेगी जी मौजूद हैं जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म में उन्होंने एक अहम कैरेक्टर भी प्ले किया है। हमारे साथ है फिल्म के निर्देशक रविंद्र गौतम जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और जिनकी लिखी हुई किताब पर यह फिल्म बनी है, यानी कि उस किताब के ऑथर शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और कई सारे सवाल यहां पर होंगे, इन सबसे खास तौर पर निरहुआ जी से। हमारे साथ है राम कृपाल सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
अक्कू श्रीवास्तव सर, वरिष्ठ पत्रकार। फैज खान जी हमारे साथ हैं, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसमें 21 कट लगाने पड़े। आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि बिना किसी कट के फिल्म रिलीज हो रही है। क्योंकि सेंसर बोर्ड ने जो भी कट दिए थे, पहले शायद 28 कट बताया था, फिर 29 जी, लेकिन कोर्ट ने खुद देखा और जजेस ने देख करके ये कहा कि इसमें बिना किसी एक कट के ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। आप हमारी फिल्म देखिए और मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति देख के ये फिल्म बताए कि क्या इसमें एक भी कट होना चाहिए। अच्छा, क्या सेंसर बोर्ड ने काफी समय लिया इस फिल्म को लेकर? मामला चूंकि कोर्ट तक पहुंच गया, फाइनली कोर्ट से हरी झंडी मिली। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी वही किया, वो बिना देखे उन्होंने राय बना लिया। उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि ये लोग, जैसे उनकी एक भाषा थी जो उन्होंने, शांतनु जी और हमारे डायरेक्टर साहब रविंद्र गौतम जी, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और इसमें बहुत बढ़िया एक किरदार इन्होंने प्ले किया है, अजय मेनगी जी, ये लोग जब गए तो इनको उन्होंने कहा पैसा कमाने के लिए फिल्म बना दिए तुम इतने बड़े आदमी पे। ये सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया है। कोई एक वही अधिकारी थे जिन्होंने ऐसा बात कहा। तो जब ये बात हमको पता चली तो हमने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, हमको लगता है वो खुद ही ये फिल्म बनाना चाहते थे, आपने बना दिया तो उनको अब लग रहा है कि यार ये लोग पैसा कमा लेंगे। अच्छा, वो क्या थे 21 कट जो सेंसर बोर्ड ने बताया था कि अब वो जब रहा ही नहीं, तो मुझे लगता है कि अब जब आप फिल्म देखेंगे और पूरी जनता देखेगी, एक सॉरी वाला, चूंकि जहां भी मैंने देखा पढ़ा वहां पर था कि फिल्म में कोई सॉरी वाला सीन है। क्या है वो सॉरी? क्योंकि देखिए, आप अगर योगी जी अभी मुख्यमंत्री हैं और आज उनके पद प्रतिष्ठा को देख करके आप कुछ भी सोचेंगे तो आपको गलत लग सकता है, लेकिन एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा वहां से किन किन संघर्षों से गुजर के और इस पद तक पहुंचे हैं, जब आप वो जर्नी देखेंगे तो फिर आपको गलत नहीं लगेगा। आपको वो जर्नी देखनी है ना, क्योंकि हम ये फिल्म सीएम बनने के बाद की हम लोग बता ही नहीं रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा, उसके अंदर ये कौन सी भावनाएं थी, वो समाज में क्या चेंज लाना चाहते थे, क्या बदलाव लाना चाहते थे कि उन्होंने ये रास्ता चुना, अपना घर परिवार छोड़ा, योगी बने, और उसके बाद जब उनको राजनीति में अवसर मिला तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। अच्छा, आपने फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाई है। आप ही का मतलब जी, जिस भूमिका में मैं इस वक्त हूं, आप पत्रकार की आपने भूमिका निभाई है जी। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि ये फिल्म कौन देखने आएगा। उनका बयान मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं, प्लीज प्ले करें। कई फिल्में आती हैं, कोई देखने नहीं जाता उनको। जब उन्हें हम लोग वैसे ही देखते हैं तो क्या फिल्म देखेंगे जाके? क्या डायलॉग सुनना है उनका? तो उनके डायलॉग तो हम लोगों ने सुने ही है सब। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अखिलेश भैया ने भी ट्रेलर देख लिया था, तभी उन्होंने कहा बाबा आते नहीं प्रकट होते। ये फिल्म में डायलॉग भी है कि बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं, और ये डायलॉग उन्होंने खुद बोला, अखिलेश भैया ने बोला कि बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश भैया ने ट्रेलर देखा तो फिल्म भी देखेंगे। मैं अजय जी आप ही से समझना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनानी है? इनके ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि ये देश जोड़ने का हमेशा काम करते हैं। डॉन पे पिक्चरें बनती हैं, गुंडों पे बनती हैं, डॉक्टर्स पे बनती है, सब पे बनती हैं। तो योगी जी पे बनाने पे इतने क्वेश्चंस क्यों उठे? जिस इंसान ने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया, देश बनाने का काम किया, तो देश ये बनाना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और मैंने सोचा यदि हिंदुस्तान में मैंने कुछ लोगों को इस पिक्चर्स के माध्यम से यदि योगी बना दिया, योगी मीन्स उनके विचारों पे ला दिया, तो मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है।
मैं गौतम जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने, मैं शांतनु जी से पूछूंगा, 133 पेज की आपकी बुक है शायद, 133 पेज, वो शख्सियत और 2 घंटे 20 मिनट की ये फिल्म है। आपको नहीं लगा बहुत चैलेंजिंग है समेटना 2 घंटे 20 मिनट में? नहीं, बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। इसीलिए हमको डिसाइड करना पड़ा कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। देखिए, इसमें फिर जब हम लिखने बैठे तो हमें ये लगा कि देखिए ऐसा है, उनके सीएम बनने के बाद की जो जर्नी है वो तो सबने देखी हुई है, वो मेरे ख्याल से हर जगह है। पर उससे पहले का जो सफ़र है, मुझे ऐसा लगता है मंजिल पे पहुंचने के बाद कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। मंजिल तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और वो योगी जी की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म में कई बार काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया जाता है, काल्पनिक घटनाओं का सहारा लिया जाता है? ऐसा तो नहीं कि किताब में जो है उससे कुछ अलग हो जाए? देखिए, जिस तरह की बॉलीवुड के बारे में धारणा है, तो मुझे भी थोड़ा सा डर था। तो मैं 40 के 40 दिन सेट पे बैठा रहा और देखता रहा शूटिंग क्या हो रही है। कई लोग ज्यादा इधर उधर छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, छेड़छाड़ तो नहीं है। काल्पनिक कैरेक्टर हैं, वो तो होंगे, लेकिन वो कहानी को अबेट करने के लिए, कहानी को फर्दर करने के लिए। एनओसी वाला क्या मैटर था? एनओसी वाला मैटर पहुंच गया अब तक। देखिए, सीबीएफसी ने कहा कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए योगी आदित्यनाथ से। अच्छा। तो हमने को ईमेल करा, भाई बहुत सारी पिक्चरें बनी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में तो 14 पॉलिटिशियंस हैं, आपके पास एनओसी है क्या? मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की। उन्होंने कहा नहीं, ये अलग है केस। तो हम लोग कोर्ट में गए, मतलब मैं प्रोड्यूसर साहब की दाद दूंगा, लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं, कोर्ट कचहरी हमारे समाज में नहीं होता। तो कोर्ट ने सबसे पहले कहा, भाई कोर्ट को पता था, दो फीमेल जज की बेंच थी, मैडम डेरे और मैडम गोखले। उन्होंने कहा भाई प्राइम मिनिस्टर पिक्चर बनी, एनओसी आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल बुक है 8 साल से, 12 भाषाओं में है, कई देश की ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की लाइब्रेरी में। जब वो किताब ने कोई विवाद नहीं करा तो ये क्यों करेगी? तो एनओसी हटाइए। अब मैं चाहूंगा कि सर अब सवाल आपकी तरफ से आने चाहिए। रामकृपाल सर, क्या योगी जी को जितना प्रसिद्धि मिली हुई है, मैं समझता हूं कि इस किताब के नाते कोई प्रसिद्धि उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकती। देश विदेश में आज जो भी योगी जी को जानते हैं, तो कहीं आप किस हद तक आप न्याय कर पाए हैं कि जो योगी जी हैं उनका जो पूरा चित्रण है। मैंने चूँकि फिल्म नहीं देखी है, इसलिए मैं इतना ज़रूर देखा हूँ कि एक किसी और चैनल ने कोई योगी जी का इंटरव्यू करते हुए उनकी वो बहन का फोटो दिखाया था जो एक दुकान चलाती हैं सुदूर कहीं पहाड़ में। तो वो जो देखा वो बड़ा मर्माहत करने वाला एक सीन था, उस पे योगी जी भावुक हो गए थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनके बचपन से लेकर के इन चीज़ों को भी आपने फिल्म में रखा है? बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही, और सर ने जितना सवाल रखा उसी सवाल का जवाब ये फिल्म है। क्योंकि दुनिया को सिर्फ ये पता है कि बाबा बुलडोजर बाबा हैं, सिर्फ ये जान करके लोग एक धारणा अपनी बना ली है। पर सर ने जो कहा कि वो कितने इमोशनल हैं, वो कितने भावुक हैं, और वो उनके लिए कितना कठिन था अपनी माँ को छोड़ना, अपनी बहन को छोड़ना, अपने पिता को छोड़ना, अपने परिवार को छोड़ना, और उस छोड़ने के पीछे उनका कितना बड़ा उद्देश्य था। यही तो फिल्म बनाया हम लोगों ने। कहीं कोई ऐसा सीन है मूवी के अंदर जो अच्छा संदेश देता, या फिर एक नैरेटिव दूसरी तरफ जाता है मूवी के माध्यम से? बहुत सही आपने पूछा, और यही जब लोग जो लोग भी अभी मूवी नहीं देखे हैं उनके मन में भी यही सब सवाल है, और शायद इसीलिए लोग सोच भी रहे हैं कि ये कोई नरेटिव सेट करने के लिए तो नहीं फिल्म बनाई गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत सही सवाल किया। ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जो हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए एक इंस्पायरिंग फिल्म होगी, और इसमें कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। कि आप खुद राजनीति में हैं अब, और बयान भी बड़े शानदार शानदार देते रहे हैं। अभी आपने मराठी वाला बयान दे दिया जिसमें कहना किसी के माई के बाप में लाल में हिम्मत हो तो हमको निकाल के दिखाए। ऐसे बयान देने की क्या ज़रूरत है जब एक से एक 30 मार खा उत्तर प्रदेश के रहने वाले बड़े से बड़े कलाकार सर्वोच्च वो चुप्पी साध जाते हैं। निरहुआ को क्या होता है कि थोड़ा सा खून बढ़ा लाने लगते हैं। बहुत सही आपने पूछा सर ये सवाल। मैं भोजपुरी बेल्ट से आता हूं, और जब भी चुनाव होता है तो देश के अलग अलग राज्यों में मुझे
अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जाना पड़ता है। और उस महाराष्ट्र में आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार को बनाने के लिए हम भी जाकर के अपने लोगों से विनती किए थे, अपील किए थे कि आप लोग जो है हमारी पार्टी की सरकार बनाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। तो जब हमारी ही वहां सरकार है और कोई हमारे लोगों को धमकी देगा और हम चुप बैठेंगे वहां? क्या निरहुआ को डर लगता है कि सत्ता बदलेगी तो क्या होगा? क्योंकि आप पहले मुलायम सिंह यादव के मुरीद रहे, फिर अखिलेश यादव के मुरीद हो गए और उसके बाद फिर आप योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए। और कहते हैं ना कि राजनीति में दरवाजे ना परमानेंटली बंद होते हैं ना खुलते हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसा तो नहीं कि निरहुआ रिक्शा वाला आपकी फिल्म थी, रिक्शे से फिर आप साइकिल के करियर पर बैठ जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज आपने बहुत सही सवाल किया कि मैं पहले मुलायम सिंह यादव जी का मुरीद था, फिर अखिलेश यादव जी का था और फिर योगी जी का हो गया। तो उसके पीछे कारण क्या है वो भी आप जान लें कि जब रक्षा मंत्री थे नेताजी और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी सेना में हमारा सैनिक शहीद होता है तो सिर्फ उसका टोपी और बेल्ट घर पे नहीं आएगा, उसका पार्थिव शरीर भी आएगा और साथ में एक बड़ी राशि भी उनके परिवार को मिलनी चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सेना के लिए नेताजी ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो मैं उनका मुरीद हो गया। जब अखिलेश यादव जी आए और उन्होंने कहा कि मैं किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगा, शायद आप लोग को याद होगा जब आए थे तो पहले उन्होंने कहा था कि मैं किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगा, तो मैं उनका मुरीद हो गया। पर वो चुनाव हारने के बाद फिर से उन्हीं माफियाओं को लेकर के और वो चलने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं, जो इन माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं और हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम कर रहे हैं, ऐसे ही व्यक्ति के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। फिर हमने कहा कि घुस जाना बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के, बाबा कबूल डोजर चलेला जब चाँप के। तो इसलिए मुझे ये गाना पड़ा और मुझे उनके सपोर्ट में आना पड़ा। खेसारी लाल यादव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दो फैंस को बुलाते हैं, दोनों लड़कियां होती हैं और स्टेज पर वो ऐसे कमेंट करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं देखिए क्या ये फुहड़ता है, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्या रील वायरल करने के लिए ऐसे किया जाता है या क्या है? वो तो जो करते हैं वही बताएंगे, उनको यहाँ अदालत में बैठाइएगा। और जहाँ तक रही बात फिल्म की, तो मैं बता सकता हूँ कि जो हमारा सेंसर बोर्ड है जी, अगर हमें गाली भी दे दे तो वो पास नहीं होता है सिनेमा में। अश्लीलता तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो हमारे सिनेमा में ऐसा कुछ चलिए, ये फिल्म लोग देखने जाए, इससे मैं अगर कहूं कि निरहुआ जी भोजपुरी में कोई गाने के माध्यम से बताएं तो कैसे? बिल्कुल, ये फिल्म में ही गाना है कि अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया वो तो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, ये पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। चलिए, और अब वक्त है जज साहब के फैसले का। सभी तर्कों, तथ्यों, प्रश्नों और उनके उत्तरों को सुनने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हर व्यक्ति का फिल्म देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। यह फिल्म सभी विधिक औपचारिकताओं के पूर्ण करने के उपरांत रिलीज हुई है, इसलिए इस फिल्म को लेकर विवाद की कोई वजह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया निरहुआ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कचहरी में आने के लिए, और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो जी कचहरी में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत के साथ एक नए मुकदमे में। आप देखते रहिए जी न्यूज़। थैंक यू।